हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडेस। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक हमारे हार्ट हार्ट यानी कि हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, जो कंडक्शन सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों पर था। अब हम अपने टॉपिक के समापन की तरफ है, यानी कि यहाँ पर अब हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होने पर है, क्योंकि हम लोगों ने उसके सारे पार्ट्स को देख लिया। ठीक, अब उसमें जो सबसे मेन कंटेंट है जो है वो हमारे हार्ट का वेसल्स। हमारे हार्ट का जो वेसल होता है उसे हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट, जो आपका पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, वेसल रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट। यानी कि जब हार्ट से ब्लड एक बार पंप हो चुका, पंप होने के बाद जब हमारे बॉडी के सारे सेल्स में जब उसने ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जब वो वापस वहां से CO2 कलेक्ट करता है, CO2 कलेक्ट करने के बाद जब वापस वो अपने हार्ट में आता है, तो ये वो सिस्टम है। वहां पर से जब उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, यानी कि एक बार हार्ट पंप हुआ, पंप होने के बाद जो ब्लड निकला, निकलने के बाद वापस वही ब्लड जब दोबारा हार्ट में आएगा, तो ये जो आपका सिस्टम है ये उसी चीज के बारे में है। तो पहला पॉइंट क्या था, वेसल रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट, यानी कि वो ब्लड जो हार्ट से निकल गया है वो वापस हार्ट में आ रहा है, ये वो पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, वेसल कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि अब हार्ट से निकलने के बाद किस किस आर्टरी के थ्रू वो हमारे पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में वो सप्लाई दे रहा है। तो आज इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया है कि द मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी वेसल रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट, एंड सेकंड वेसल कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि पहला जो हार्ट में वापस वही ब्लड आ रहा है और दूसरा हार्ट से जो ब्लड निकलने का प्रोसेस है। अब इन दो कैटेगरी में हम देखते हैं कि कौन से आर्टरी हैं, कौन से वेन हैं, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट है, जो हार्ट में ब्लड वापस आ रहा है, उस चीज में आपका जो हेल्प करवाता है वो होता है सबसे पहले आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा। जैसा आप लोगों ने देखा कि हार्ट में एट्रियम में जब भी ब्लड आता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी हार्ट में आता है, तो वो किसके थ्रू आता है, किसके हेल्प से आता है, तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ये हमारे हार्ट, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन है, लार्जेस्ट वेन। तो इन्हीं के थ्रू जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे हार्ट के चेम्बर्स में आता है। तो आके कहाँ खुलता है, ओपन इनटू राइट एट्रियम एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेल। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से वो ब्लड आया, ब्लड आके कहाँ गया, राइट एट्रियम में। आप लोगों को याद होगा कि इसे हम लोगों ने चार टाइप में डिवाइड किया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का जो ब्लड आया वो सबसे पहले आया इसमें, ओपन इनटू राइट एट्रियम एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेल। अब यहाँ सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने उठाया वो वापस लाकर वो इसे दे देगा, बोलेगा मेरा मुझे कोई काम नहीं है, अब तुम अपना रखो इसे। ठीक, वहां से वो जाएगा कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस भी आपका ओपन होता है राइट एट्रियम में, और वहां से फिर वो रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल। अब वापस हार्ट, आपके हार्ट में भी मसल है, वहां पर भी उसे ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। अब वहां से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो भी आपको कहाँ आगे खुलेगा, तो राइट एट्रियम में ही खुलेगा। कार्डियक मसल का जो ब्लड आया वो भी आके यहाँ पर आपका राइट एट्रियम में ही स्टोर हो गया, और हार्ट मसल जिसे कि हम कोरोनरी वेन भी बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट जो था वो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये कहाँ ओपन होता है, तो ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब ये जो होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, सॉरी आई मीन राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो होता है, वो पल्मोनरी वेन आपके लेफ्ट एट्रियम में आके ओपन होता है, और यहाँ पर ये कौन सा देता है, रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब यहाँ पर लंग्स से जो ब्लड, लंग्स जो कि फ्रेश ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से उसने जो ऑक्सीजन कैरी किया वो ऑक्सीजन को वो वापस लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता है, और वहां से फिर वो होल बॉडी में सप्लाई करवाता है। ये था आपका पहला पॉइंट।
अब वही दूसरी तरफ आपका आ गया वेसल कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब यानी कि हार्ट से दूर जाना है, यानी हार्ट से वो ब्लड पंप होके बाहर निकल रहा है। तो इसमें आपका दो पार्ट काम करता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आपका पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा, निकल के जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा आपके लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाकर वहां पर यहाँ पर फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक, अब वहां पर जाने के दौरान एंड स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, वहां पर जाने के दौरान ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, तो और जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका असेंडिंग अओर्टा का पार्ट है। असेंडिंग अओर्टा क्या होता है, जस्ट लाइक हार्ट के ऊपर किस तरीके का एक प्रोसेस होता है, आपका यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, ये जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका असेंडिंग अओर्टा, जहां पर ये आर्च का फॉर्मेशन हो रहा है ये हो गया आपका आर्च ऑफ अओर्टा, और यहाँ पर ये जो डिसेंड हो रहा है ये हो गया आपका डिसेंडिंग अओर्टा। तो ये जो असेंडिंग अओर्टा क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द बॉडी ऑर्गन। अब ये जो असेंडिंग अओर्टा का पार्ट होता है, यानी कि ठीक इसके ऊपर, ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को रिसीव करता है, और यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ये हमारे पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करवाता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो आप यहाँ से जो ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस ट्रांसपोर्टेशन में उसे तीन तरह की गाड़ियों की मदद लेनी पड़ती है। जो सबसे पहली गाड़ी होती है जिससे हम बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक, दूसरा होता है आपका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरा होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इन तीनों को समझने की फेर है, सिर्फ बस नाम याद रखना है क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये जो असेंडिंग अओर्टा का पार्ट जब आर्च ऑफ अओर्टा के पास पहुंचता है तो यहीं से इसका कैटेगराइजेशन होता है। ये जो आपका पहला कैटेगरी निकला ये हो गया आपका पहला ब्रैकियोसेफेलिक, ये जो दूसरा कैटेगरी निकला ये हो गया आपका दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2, ये बी नहीं, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 3, यानी कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इन सभी का अरेंजमेंट जो होता है वो आपके आर्च ऑफ अओर्टा के पास ही होता है, जहां पर असेंडिंग अओर्टा जाकर मिलता है और जहां पर डिसेंडिंग अओर्टा जाकर मिलता है। इन तीनों का अरेंजमेंट आपका आर्च ऑफ अओर्टा से ही होता है, जिनका की सप्लाई आपके हेड, नेक और आर्म्स के ऊपर होता है। अब जहां पर लेफ्ट लगा है वो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, जहां पर राइट लगा होगा वो राइट साइड में सिचुएटेड है। और ये जो नाम है आपका ब्रैकियोसेफेलिक, तो आप देख ही सकते हो कि सबसे पहला है यहाँ पर ब्रैकियो, आप इसे डिवाइड करके पढ़ सकते हो। ब्रैकियो, ब्रैकियो का मतलब ब्रैकियम, ब्रैकियम यानी कि आपका आर्म, और दूसरा हो गया आपका सिफेलिक, सिफेलिक का मतलब हो गया आपका ब्रेन। तो जो ब्लड, जो आर्टरी आपका इस चेंबर में जो काम कर रहा है वो हो गया आपका ब्रैकियोसेफेलिक। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी यानी कि आप जब हार्ट पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सिर्फ हार्ट, आप जब जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो जो भी टॉपिक आप पढ़ो, हार्ट पढ़ो, लंग्स पढ़ो, लिवर पढ़ो, जीआईटी या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ो, आप जो भी सिस्टम पढ़ो, उस हर सिस्टम में अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी आता है। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको क्लिनिकल ये फिजियोलॉजी पढ़ने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है कि आपका नॉर्मल टॉपिक में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम को शो करता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट है, तो उसमें अपने हार्ट के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया कि किसका बनावट क्या होता है, कैसा होता है, किसका क्या काम होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, ये सभी आप लोगों ने देख लिया। अब उन सब के बीच में अगर कहीं पर किसी स्ट्रक्चर का जो कोई भी एक ऐसा पार्ट है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल नहीं, ये थोड़ा एबनॉर्मल है ना। अब अगर किसी का वेट बढ़ा है, किसी के हार्ट का वेट बढ़ गया है, किसी के हार्ट का डायमीटर बढ़ गया है, तो हम एक बार पहचान सकते हैं कि हाँ मे बी इसके हार्ट में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है।
तो ऐसा ही कुछ हम लोग टॉपिक लेके आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट के अंदर, जिसमें कि कुल आपको देख लो कि कुल आपके 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है ये है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी यानी कि आपके हार्ट में जो सप्लाई होता है, जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है, उस सप्लाई में ही किसी तरीके का दिक्कत हो जाए, जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। अब प्लाक का फॉर्मेशन कब होता है? तो प्लाक का फॉर्मेशन सबसे कॉमन चांस होता है हाइपरलिपिडेमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से। खास करके उसमें जो पर्सन ओबेज होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनको दूर से ही देखने पे लगता है ना कि मे बी इसका शायद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हो, तो वैसे पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस ज्यादा होता है। दूसरा, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा फैटी डिपोजिशन हो जाता है हार्ट के वॉल के ऊपर। आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिससे कि हार्ट का जो पंपिंग करना होता है वो स्लो हो सकता है। अब हार्ट का अगर पंपिंग अगर स्लो हो जाए तो आप समझ सकते हो कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो स्लो हो जाएगा। वो जैसे ही स्लो होगा तो आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है जिन्हें ब्लड का रिक्वायरमेंट होगा वो उन्हें थोड़ा लेट से मिलेगा, तब तक में वहां पर सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद और भी काफी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। तीसरा है आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब यहाँ पर बात हो रही है आर्टरी की। तो इसमें क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, यानी कि वो जो आर्टरी होता है वो आपका बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक, उसमें फिर ब्लड के फ्लो होने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। चौथा है आपका एमआई। एमआई को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन। मायोकार्डियल इंफाक्शन जब आपके हार्ट के मिडिल लेयर पर किसी भी तरीके से, चाहे वो ब्लॉकेज हो या किसी भी वजह से, जब ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तो वहां पर इस्चेमिया डेवलप होता है। इस्चेमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पर वहां पर हार्ट के मिडिल लेयर पर जब इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा तो दैट इज ऑल्सो लुक लाइक हार्ट अटैक। वो भी एक तरीके का हार्ट अटैक ही है। तो वहां पर डेवलप होता है आपका मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसमें मैंने लिखा है ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, जिसमें कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक कर सकता है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने का ये बहुत कॉमन चांस होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है एंजाइना पेक्टोरलिस। एंजाइना पेक्टोरलिस ये आपका डायरेक्ट रेफर होता है चेस्ट पेन से। एंजाइना का मतलब ही होता है पेन, और कहां पर पेन? तो पेक्टोरलिस। पेक्टोरलिस मतलब कि ये जो आपका रीजन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रीजन है, यहाँ का जो मसल होता है, ये जो एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। और ये एंजाइना यानी कि पेन कहाँ हो रहा है? तो आपके पेक्टोरल रीजन में। और इस पार्ट को हम कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में हम इसे चेस्ट बुलाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं चेस्ट पेन। उसके बाद आपका आ जाता है साइलेंट स्टेमिया। साइलेंट स्टेमिया मतलब कि बहुत लंबे समय से उसको उसका मे बी उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो या कोई भी चीज हुआ हो, ब्लॉकेज हुआ हो, तो उस वजह से वहां पर धीरे धीरे डे बाय डे वहां का जो लेयर था वो डैमेज होता जा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब वहां पर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन डेली थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो वहां पर ना तो आपको किसी तरीके का कोई पेन होगा, ना तो वो आपको किसी तरीके का वार्निंग देगा, सीधे कॉल आएगा और आप निकल जाइएगा। और सातवां जो पॉइंट होता है वो होता है आपका फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन क्या होता है? यहाँ पर आपका जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर होता है, या तो क्लोजर ऑफ एबी वाल्व या क्लोजर ऑफ सेविलुनार वाल्व में किसी तरीके का कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। ठीक, जिसके वजह से जो लब डब लब डब लब डब लब डब ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसमें थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ सकता है। और ये कहां पर होता है? मे ऑकर इन आइदर एट्रियम और वेंट्रिकल। या तो एट्रियम में किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है या फिर वेंट्रिकल में कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो यही था आपका क्लिनिकल एनाटॉमी का कुछ मेजर पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे ऐसे हार्ट के पेशेंट हैं जो आपके आसपास घूम रहे होंगे। तो इसमें से अगर आप देखो कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है, जिसके आई के ऊपर यहाँ पर कुछ पैचेज जैसे बने हुए हैं अपर आईलिड और लोअर आईलिड पे, उसका जो नेक का रीजन है वो पूरा आप देखोगे तो ऐसा अपीयर हो काफी गंदा है, बहुत सारे वॉट्स अपीयर हो चुके हैं वहां पे। तो वहां पर कंफर्म चांस होता है ना कि उस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी बढ़ा हुआ होगा। वैसे अगर आपके फैमिली में, आपकी जान पहचान में अगर कोई हो जिन्हें उनके बारे में पता ना हो, तो आप उनका लाइफ बचा सकते हैं, आप उन्हें एक नया जीवन दे सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हें इतना एडवाइस करना है कि सर आप जाकर ना आप एक बार अपना एक कोलेस्ट्रॉल का जांच करवा लीजिए, एक लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए। उस लिपिड प्रोफाइल के अगर बाई चांस आपको लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड लेवल,
VLDL लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कुछ भी बढ़ा हुआ मिल जाए या उनको मिल जाए, तो उनको भी एक तसल्ली मिलेगा ना कि हाँ हम सही टाइम पे अपना जांच करवा लिए, तो उस वजह से मे भी मेरा लाइफ बढ़ गया। नहीं तो पता चलता कि वो रात में सोए हुए हैं और सोए सोए में वो निकल लेते। तो थोड़ा बहुत तो जानना ये चीज जरूरी है, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि अगर हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर दे तो आपका पूरा का पूरा बॉडी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर सकता है, क्योंकि वो ब्लड कंटेन करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड ऑक्सीजन कैरी किए रहता है, और ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन से में नहीं मिलेगा तो सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो आप इन सब टॉपिक्स को देख लिए, उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ भी चुके होंगे। कोशिश यही रही कि आपको अच्छे से हार्ट के बारे में पढ़ा सके। और भी आगे किसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें मेडेस एकेडमी पर। और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप हमारे सेंटर पे आके हमसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं आप वो तरीका अपना सकते हैं। किसी को अगर डाउट हो, किसी को अगर पर्सनली आके कुछ बात करना हो, कुछ पूछना हो, तो मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग अस एंड सपोर्टिंग अस।